मित्रों नमस्कार। देखिए, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटी की क्लास शुरू की जाए, तो आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान। तो आज हम लोग संविधान की रूपरेखा के बारे में चर्चा करके और थोड़ा सा उसके आगे फिर एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए, किसी भी राज्य की व्यवस्था जिस आधार पर चलाई जाती है, जो नियम और कानून होते हैं, रूल्स और लॉज जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। आइए देखते हैं। किसी भी राज्य की, जैसे मान लीजिए ये आपका भारतीय है, तो भारतीय राज्य की व्यवस्था जिस आधार पर चलाई जाती है, किसी भी राज्य की व्यवस्था जिस आधार पर चलाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसी को संविधान कहते हैं। चलिए, अब ये कह रहा है कि राज्य की व्यवस्था, किसी भी राज्य की व्यवस्था जिस आधार पर चलाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रूल्स या लॉज। जिसे क्या कहते हैं? रूल्स या लॉज कहते हैं। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अगर बात की जाए कि राज्य के कितने तत्व हैं, राज्य के कितने तत्व हैं, तो राज्य के कितने तत्व हैं? तो राज्य के 4 तत्व हैं। वो चारों तत्व कौन कौन से हैं? जरा देखिए, वो चारों तत्व में आपका पहला आ जाएगा, सबसे पहले किसी राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। जब जनसंख्या होगी तो किसी एक स्थान पे रहेगी, किसी क्षेत्र में रहेगी, तो दूसरा आपका क्या होगा? क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। जब क्षेत्रफल हो जाएगा तो वहाँ का शासन प्रशासन कैसा है, वहाँ का सरकार या वहाँ का शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, और उसके बाद क्या होना चाहिए? संप्रभुत्व। ये 4 तत्व हैं किसके? राज्य के। तो किसी भी राज्य का, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ का पूरा शासन प्रशासन जिस आधार पे चलाया जा रहा है, यहाँ पे जो तमाम रूल्स लिखे जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान किसी भी राज्य या किसी भी देश का जो शासन प्रशासन, जो वहाँ का पूरा सिस्टम चलता है, प्रशासनिक तंत्र जो चलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। हमारे भारत में संविधान की ज़रूरत कब पड़ी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी संविधान लागू होने की? भाई, जब किसी व्यक्ति को भूख लगी है तभी तो उसको खाना खाएगा, और जब खाना खाएगा तो इसका मतलब भूख लगी है। तो अब देखिए, यही आपका सिलेबस है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो यही एक क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। पहला क्या होगा? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुत्व। सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा तत्व राज्य से संबंधित नहीं है? इन चारों में से जो रहेगा उसका संबंध उससे नहीं होगा, बाकी का संबंध रहेगा। ठीक, तो किसी भी राज्य की, ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य की, किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र का जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। रही बात भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले विश्व में राजतंत्र, जो राजतंत्र है, विश्व में राजतंत्र
ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त किया गया। सबसे पहले कहाँ किया गया, सबसे पहले आपका किया गया यूनान में। कहाँ किया गया, यूनान में किया गया। ध्यान दीजिएगा, यूनान में ही सबसे पहले जो राजसी व्यवस्था चल रही थी, उस राजसी व्यवस्था का वहाँ क्या किया गया, विरोध किया गया। और किसके द्वारा विरोध किया गया, वहाँ के कुछ महान दार्शनिक थे, उन दार्शनिक के माध्यम से वहाँ का विरोध किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान की जो व्यवस्था पूरे विश्व में शुरुआत हुई, वो कहाँ हुई, आपके यूनान में हुई। यूनान के कुछ राजनीति के दार्शनिक थे, जिन्होंने मांग की कि लोगों को एक नियम कानून बना के दे दिया जाए, उसी आधार पे उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति अपना नियम और अपने कानून को उस आधार पे संचालित करें। तो आपको समझ आ गया होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्य की व्यवस्था जिस आधार पे चलाई जाती है, जो रूल्स और कानून लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। और राज्य के कितने तत्व आपको बताए गए, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, शासन और संप्रभुत्व, 4 तत्व बताए गए। विश्व में राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त किया गया सबसे पहले कहाँ, यूनान में। समाप्त करने का मतलब हुआ कि विरोध हुआ। सबसे पहले अगर विरोध की बात की जाए तो विरोध सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूनान से ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, ये ज़रूरत कहाँ से पड़ी थी, हम लोग देखते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे भारत में वैदिक युग की समाप्ति के बाद, जब वैदिक युग चल रहा था, तो वैदिक युग की समाप्ति के बाद हमारे भारत में तमाम कर्मकांडी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत तेज, बहुत तीव्र गति से अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर लिए थे। तो उसमें ये था कि अगर आपको सफल होना है तो आप पूजा करिए, मंदिर जाइए, घंटी बजाइए, तब आप वहाँ सफल होंगे। लेकिन इन लोगों का मानना था कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, सफल होइए, तो उससे आप सफल होंगे, मंदिर में अगरबत्ती जलाने से आप सफल नहीं होंगे। ये कर्मकांडी जो विरोध बताए गए थे वैदिक युग में, इसको समाप्त करने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। तो प्राचीन काल में ही हमारे भारत में तमाम कुछ धर्मों का उदय हुआ। उन धर्मों में आप देखेंगे सबसे पहले किसका हुआ, चीन का। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी रूपरेखा क्या है, कैसे है। देखिए, भारतीय संविधान जब बन के तैयार हो गया तो भारतीय संविधान का 2 प्रकार से शासन था। एक तो आपका मूल संविधान था, ध्यान दीजिएगा, एक आपका था मूल संविधान। अब मूल संविधान में क्या क्या चीज़ें थी, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुसूची पढ़ते हैं। तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, 12 है। पहले कितनी थी, 8 थी। आज वर्तमान समय में कितनी है, 12 है। दूसरा हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं। तो भाग की संख्या कितनी है, 22 है। उसके बाद में हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या कितनी, 395। इसके साथ हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन के साथ साथ हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ। देखिए, पहले किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसका सिलेबस हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। उसी एक क्रमबद्ध तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मूल संविधान, तो जब ये हमारा मूल संविधान बन के तैयार हो गया और आज हमारे भारत में पूरी तरह से शासन कर रहा है संविधान। जैसे संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब होता है सम धन बराबर, समधन बराबर, समधन विधान कह सकते हैं, इसे लिखिए समधन विधान। अब संविधान, विधान मतलब क्या होता है, नियम कानून, नियम और कानून होता है, नियम कानून। और सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, संविधान का मतलब सभी व्यक्तियों के लिए एक बराबर, एक जैसा नियम कानून को ही संविधान कहते हैं। तो संविधान बनके तो काफ़ी दिन के बाद तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले का जो पूरा सिस्टम था वो आप ज़रा देखिए। संवैधानिक इतिहास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक इतिहास। देखिए, संवैधानिक इतिहास की अगर बात की जाए तो इसका समय 1773 से और 1947 तक,
1947 तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई तब तक का जो पूरा समय था संवैधानिक इतिहास का 1773 से लेकर के और 1947 तक। लेकिन अगर इसके विभाजन की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके अगर विभाजन की बात की जाए तो दो भागों में इसका शासन देखा गया। एक शासन देखा गया कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, ये है आपका कंपनी का शासन। दूसरा आपका देखा गया इधर ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश या ताज या क्राउन, ब्रिटिश या ताज या क्राउन, दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों में अंतर ये है कि कंपनी का शासन का मतलब हुआ कि ब्रिटेन से जो व्यापारी आए थे वो एक समूह बना करके आए थे, वो एक कंपनी बना करके आए थे। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा वो उन्हीं के अधिकार पत्र के आधार पर एक चार्टर लेकर के आए थे और वो हमारे भारत में शासन कर रहे थे। धीरे धीरे वो पहले व्यापार करने के लिए और फिर भारत में शासन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिए थे, तो वो कहा गया कंपनी का शासन। दूसरा ब्रिटिश या ताज या क्राउन, देखिए आबलिक का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश या ताज या क्राउन का मतलब ये हुआ कि महारानी, जो भी वहाँ की महारानी हुई, जो भी वहाँ का सामग्री हुआ, कहाँ का, ब्रिटेन का, वो अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया। इन कंपनी का जो शासन भारत में चल रहा था इसको इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रिटिश या ताज या क्राउन का शासन। तो इसी का विभाजन जो है 1773 का 1947, यही का विभाजन, इसी का विभाजन दो भागों में किया गया। आइए देखते हैं दोनों का विभाजन। एक का, इसका जो विभाजन की बात की जाती है वो 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के और 1853 तक। तो 1773 से लेकर के 1853 तक का जो समय चला था उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी का शासन। यहीं देख लीजिए ब्रिटिश का शासन 1858 से 1947, जब तक स्वतंत्रता आपको नहीं मिल गई। उसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया, स्वतंत्रता मिल गई भारत को, फिर वहीं से इसका सारा जो सिस्टम था वो समाप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं 1773 से लेकर के 1853 का जो समय था वो कंपनी का शासन था और 1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन था, क्राउन का शासन था। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का पहला चार्टर कौन था। तो कंपनी का पहला चार्टर कौन था, 1773, पहला चार्टर ये था कंपनी का। और कंपनी का अंतिम चार्टर कौन था, अंतिम चार्टर आपका था 1853। कंपनी का अंतिम चार्टर था 1853 और पहला चार्टर कौन था, 1773। ठीक, अब यहीं ब्रिटिश की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश का पहला अधिनियम कौन था, पहला अधिनियम, देखिए ये आपका हो गया अब अधिनियम, ये पहला अधिनियम था। और अंतिम अधिनियम कौन सा था, 1947 का, ये आपका क्या था, अंतिम अधिनियम था। ये आपका था अंतिम अधिनियम, ये देखिए अंतिम अधिनियम। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का पहला चार्टर था 1773 और कंपनी का अंतिम चार्टर था 1853। इसके बाद जो है वहाँ की सामग्री महारानी विक्टोरिया बनी। महारानी विक्टोरिया ने फिर भारत से पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया, अपने बागडोर अपने हाथ में ले ली, तो इसीलिए उसको ताज या क्राउन का शासन कहा गया। पहला कौन सा था, 1858 का, और अंतिम कौन सा था, 1947 का था। तो संवैधानिक इतिहास आपका 1773 रेगुलेटिंग 1773 से लेकर के और 1947 तक का ये सफ़र आपका चला था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो इधर मूल संविधान के बारे में हम लोग देख लिए और इधर संवैधानिक इतिहास देख लिए। अब हम देखते हैं विश्व में संवैधानिक इतिहास या संविधान की ज़रूरत या तमाम धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करके फिर धीरे धीरे कैसे इसका चरण आगे बढ़ा, फिर इसके बाद जो है इसको देखते हैं। तो कंपनी का पहला चार्टर आपका कौन था, 1773। संविधान के पिता कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता माना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के नियमों और कानून पे, उन्हीं की समितियों और संगठनों के आधार पे इस संविधान को तैयार किया गया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, संविधान का पिता। तो संविधान का पिता आप किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इनका मूल नाम बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, है ना, इनका नाम राम अम्बेडकर था, भीमराम, लेकिन इनको कहा क्या जाता है, डॉक्टर भीमराव। तो आइए देखते हैं, जैसे आपका ये है
ये आप देख रहे हैं, है ना। तो इसमें है थोड़ा सा एशिया और अफ्रीका और यूरोप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये आपका यूराल पर्वत है, ये आपकी कैस्पियन सागर है, ये आपका काकेशस पर्वत है, और ये आपका काला, है ना। ये है यूराल पर्वत, ये है आपका काकेशस पर्वत, और ये है आपकी कौन सी झील, कैस्पियन सागर है। और इधर आपका क्या है, काला सागर है। देखिए काला सागर है। तो देखिए मानव की उत्पत्ति तो सबसे पहले यहीं से हुई थी, ये है मिस्र से ही, हैं, मिस्र से ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। ये है आपका लाल सागर, ये है आपका भूमध्य सागर, और ये है आपकी फारस की खाड़ी, और ये है खंभात की खाड़ी, और ये है हमारा भारत, और ये है हिमालय, हैं, ये आपका हिमालय देख रहे हैं। तो सबसे प्राचीन काल में, प्राचीन में ही चीन की सभ्यता विकसित हुई। तो चीन की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो चीन की सभ्यता देख रहे हैं, ये विकसित हुई थी। ये है चीन, हिमालय के उत्तर में, ये आपका हिमालय है, ये हिमालय है। तो हिमालय के उत्तर में एक सभ्यता विकसित हुई थी, और वहाँ पर एक नदी बह रही थी। इस नदी का क्या नाम था, हांगहो नदी। क्या नाम था इसका, हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, हांगहो नदी के। तो चीन के जो है उस समय प्राचीन काल के प्रमुख धर्म थे, प्रमुख धर्म कौन कौन थे, 2 धर्म थे। एक का नाम था कन्फ्यूशियस, एक का नाम था कन्फ्यूशियस, और दूसरे का नाम था ताओ धर्म। ये ताओ धर्म है और ये कन्फ्यूशियस धर्म है। पहला ये हो गया और दूसरा ये। आप देख रहे हैं कि चीन में प्राचीन काल में प्राचीन के प्रमुख धर्म है। ये प्रमुख धर्म जो हैं ये कब के हैं, प्राचीन काल के। तो प्राचीन काल के 2 प्रमुख धर्म हैं, एक का नाम है कन्फ्यूशियस, दूसरे का नाम है ताओ धर्म। ताओ धर्म का जो संस्थापक है उसका नाम है लाओ त्सो। क्या नाम है उसका, लाओ त्सो। कन्फ्यूशियस के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कन्फ्यूशियस, इनका नाम है कन्फ्यूशियस। मतलब आपको ये याद हो जाएगा कि कन्फ्यूशियस धर्म का संस्थापक कौन है, तो कन्फ्यूशियस का कन्फ्यूशियस। ताओ लाओ रोटी बनाओ, देखो तावा लाओ, मतलब ताओ धर्म के लाओत्सो, कन्फ्यूशियस धर्म के कौन हो गए आपके, कन्फ्यूशियस। तो ये दोनों धर्मों का उद्देश्य ये था कि उस समय समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थी, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन धर्मों का उदय हुआ था। और हमारे भारत की अगर बात की जाए तो भाई हमारे भारत में ही प्रमुख धर्म थे। हमारे भारत के जो प्रमुख धर्म थे वो 2 धर्म थे। एक का नाम आप जानते हैं जैन धर्म कहा गया था, और दूसरे का नाम आप जानते होंगे जिसको क्या कहा गया था, बौद्ध धर्म कहा गया था। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे इनका नाम था महावीर स्वामी। ये हैं जैन धर्म के जो संस्थापक थे वास्तविक, महावीर स्वामी। ये देखिए महावीर स्वामी थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आपके, गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक महावीर स्वामी थे। तो ये दोनों लोग जो थे, ये दोनों लोग, इन लोग धर्मों को मानने वाले लोग जो थे, हमारे भारत में जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ थी, व्याप्त थी, इसको समाप्त करने के लिए ही इस सारी सिस्टम को डेवलप किया गया। उसके बाद हमारे यूनान की बात की जाए, ये हमारा यूनान है। ये देखिए यूनान है, ये हमारा यूनान है। यूनान में क्या हुआ, यूनान में ही सबसे पहले परमानाइट्स नाम का एक व्यक्ति था। परमानाइट्स नाम का व्यक्ति था। यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था चल रही थी, राज्य व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि राजा का जो कानून था, राजा का जो वंशानुगत कानून था कि राजा होंगे, फिर उनके बाद उनका पुत्र होगा, उनके बाद उनका पुत्र, ये वंशानुगत जो परंपरा चल रही थी, तो परमानाइट्स ने सबसे पहले क्या किया था, इनका विरोध किया था। इसका किसका, राजसी व्यवस्था का। तो परमानाइट्स नाम का एक दार्शनिक था। ये दार्शनिक जो था, ये कौन सा दार्शनिक था, राजनीति का दार्शनिक। आपका
का दार्शनिक था। कहाँ का था? यूनान का। तो ये जो है राजाओं का विरोध किया, लेकिन राजाओं ने इसको क्या किया, इसकी बातों को दबा दिया, तो इसकी बातों को उठ नहीं पाई। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद वहीं यूनान में ही एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सुकरात, जिनको लोग कहते हैं सोक्रेटिस, सुकरात या सोक्रेटिस। तो सुकरात और सोक्रेटिस ने परमानाइट्स के बारे में सुना, जाना थोड़ा बहुत, फिर ये इन्होंने जो है, ये इनकी जब बात दब गई तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, काफ़ी वर्ष के बाद जो है, तब सुकरात ने यहाँ का जो राजसी व्यवस्था था, उस राजसी व्यवस्था को क्या किया, उसने समाप्त करवाया। धीरे धीरे करके विरोध करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं किस आधार पर और कैसे कैसे उसने विरोध किया। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ताओ धर्म लाओत्सो हैं, कन्फ्यूशियस के कन्फ्यूशियस हैं, जैन के महावीर हैं, बौद्ध के गौतम हैं। ये दोनों भारत में हैं, ये आपके चीन में है। और यूनान में जो है परमानाइट्स नाम का एक व्यक्ति था जो दार्शनिक था, किसका? राजनीति का, जिसने राजा का सबसे पहले विरोध किया, लेकिन इसकी बातों को दबा दी गई। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है सुकरात। ये सुकरात, सुकरात साहब जो थे, ये सुकरात, जिनको क्या कहते हैं? सोक्रेटिस, ये सोक्रेटिस, इनको कहते हैं सोक्रेटिस या सुकरात। तो सुकरात जो है, सुकरात यूनान के पहले दार्शनिक हैं। ये यूनान के पहले राजनीति के दार्शनिक, यूनान के पहले राजनीति के दार्शनिक हैं। कौन? सुकरात। इनका नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि इनकी बातों को दबा दिया गया, ठीक, इनकी बातें आगे नहीं बढ़ पाई, तो इसलिए इनका नाम दब गया। लेकिन जो सुकरात साहब थे, ये जो सुकरात साहब थे, इन्होंने, ये सुकरात जो थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो है इनकी बातों को एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था प्लूटो। तो प्लूटो ने क्या किया, इनके जो डायलॉग थे, जो लोगों को ये उपदेश दे रहे थे, जो लोगों को समझा रहे थे कि राजा का विरोध करो, है, एक नया सिस्टम डेवलप करो, और एक सब लोग एक मिल करके और एक ऐसा राजा बनाओ कि हम जब चाहें उसको हटा दें, एक नियम कानून हो जो सब, जिसके बारे में सब जाने। तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये लोग जो है चीज़ों को बता रहे थे सबको। तो उसने जो है क्या किया, इनकी बातों को लिख डाला। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इतना आप जान गए होंगे कन्फ्यूशियस के कन्फ्यूशियस, ताओ के प्राचीन चीन धर्म, चीन सभ्यता, हांगो हिमालय के उत्तर में, भारत के बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, महावीर स्वामी, सुकरात, सुकरात से पहले परमानाइट, दार्शनिक, यूनान, ये प्रक्रिया शुरू हुई। मानव का विकास कहाँ से हुआ? तो मिस्र से। इधर आपका यूरोप महाद्वीप है, और इधर आपका एशिया महाद्वीप है, और इस तरफ आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उन दार्शनिकों के बारे में देखते हैं, तब फिर धीरे धीरे अब हम भारतीय संविधान की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से तमाम क्वेश्चन बनते रहते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है परमानाइट्स। ये हैं परमानाइट्स, ये कहाँ के हैं? यूनान के। इन्होंने क्या किया, परमानाइट्स जो थे, इनकी बातों को तो अभी लोग चर्चा की कि इनकी बातों को दबा दिया गया था, लेकिन जो सुकरात साहब थे, ये सुकरात साहब जो थे, ये यूनान के पहले दार्शनिक थे, जो राजा का विरोध किए, तो सबसे पहले अगर राजा का किसी ने विरोध किया तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजा का विरोध जिसने किया उसका नाम था सुकरात। सुकरात कहाँ के थे? यूनान के थे, ठीक। अब सुकरात जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, सुकरात जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे,
कौन नहीं पढ़ा लिखा था? सुकरात। सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे। तो सुकरात जो है जा करके जो चारों तरफ उपदेश दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो इनकी जो बात थी उसको एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो। तो आइए देखते हैं, उसका क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो जो था, प्लेटो का नाम आप जानते होंगे, ये प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो जो सुकरात बोल रहे थे, जो वक्तव्य दे रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, जो डायलॉग इनका चल रहा था, इनके भाषण को, इनकी बातों को सुकरात ने एक ग्रंथ में लिख डाला, और ग्रंथ में लिख डाला और उसका संग्रह बना दिया। उस संग्रह का क्या नाम था? उस संग्रह का नाम रखा गया द रिपब्लिक। अब यही एक पुस्तक बन गई, द रिपब्लिक। यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की। इस पुस्तक में किसकी बात लिखी गई थी? इस पुस्तक में जो है राजा के वंशानुगत परंपरा का विरोध किया गया था। अब देखिए, यहीं से धीरे धीरे संविधान की बात उठ रही है। राजा के वंशानुगत परंपरा का विरोध किया गया था। किसमें किया गया था? द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ ही होता है क्या? गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब ही होता है क्या? गणतंत्र। अब देखिएगा ध्यान से, तो जो संग्रह थी किसके द्वारा संग्रह लिखी गई? ये संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? संग्रह किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने किसकी बातों को लिखा था? सुकरात को। अब क्या हुआ, प्लेटो साहब जो है इस पुस्तक को पढ़ते इसने एक स्कूल खोल दिया। अब इसके स्कूल का क्या नाम था? इसके स्कूल का नाम था द एकेडमी। द एकेडमी। ये किसका स्कूल है? स्कूल किसने खोला इसको? प्लेटो ने खोल दिया स्कूल। ये कहाँ पड़ेगा? एथेंस में। ये एथेंस कहाँ है? यूनान में। इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होगी? राजतंत्र, गणतंत्र, मतलब राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करके किस चीज़ की बात की जाएगी? गणतंत्र की। तो इसमें जो पढ़ाई होगी इस स्कूल में, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होगी? गणतंत्र की पढ़ाई। गणतंत्र से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, जिसका संबंध किससे होगा? राजनीति से। किससे होगा? राजनीति से। अब देखिए, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक सुकरात थे, यूनान के पहले दार्शनिक थे जो राजा का जिन्होंने विरोध किया था। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी बातों को प्लेटो ने एक संग्रह लिख डाली। उस पुस्तक का क्या नाम था? द रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र। राजा के वंशानुगत परंपरा का विरोध किया गया था। किसमें? सबसे पहले रिपब्लिक में। और इस पुस्तक को इन्होंने पढ़ते पढ़ते द एकेडमी एक स्कूल खोल डाला। कहाँ खोला? एथेंस। कहाँ? यूनान में, जिसमें गणतंत्र की पढ़ाई होती थी, जो राजनीति संबंध। अब इस स्कूल में एक बच्चा पढ़ने आया जिसका नाम था, इस बच्चे का नाम था अरस्तु। क्या नाम था इसका? अरस्तु। ध्यान दीजिएगा। अब अरस्तु पढ़ने आया कहाँ? इस स्कूल में। जब इस स्कूल में पढ़ने आया, और ये स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधक कौन है? प्लेटो हैं। तो ये अरस्तु इनको क्या कहेगा? गुरुजी कहेगा। इसका मतलब अरस्तु किसका शिष्य बना? प्लेटो का। प्लेटो किसके शिष्य बने? सुकरात के। तो ध्यान दीजिएगा, सुकरात का शिष्य कौन बना? प्लेटो। और प्लेटो किसका शिष्य गुरु बना? अरस्तु का। अरस्तु किसका शिष्य बना? प्लेटो का। अरस्तु ने भी इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते इसने क्या किया? इसने जो है एक पुस्तक लिख डाली। इस पुस्तक का नाम था द पॉलिटी। POLTY। देखिए, पॉलिटी, ये आपका द पॉलिटी हो गया। अब देखिए, द पॉलिटी मतलब कि पॉलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने। पॉलिटी के शब्द प्रयोग करने के कारण मतलब राजनीति शब्द का प्रयोग, अब राजनीति शब्द का प्रयोग हो गया। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अरस्तु के द्वारा। इसी कारण अरस्तु को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक। तो राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या होता है? राजनीति। तो राजनीति पुस्तक लिखने के कारण इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। किसको? अरस्तु को। अब देखिए, अभी तक तो केवल गणतंत्र था, लेकिन अब पॉलिटी भी आ गई, अब राजनीति भी आ गई। अब धीरे धीरे राजनीति मतलब उस राज्य की जो नीतियां हैं वो किस आधार पे चलाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें धीरे 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 अब विकसित हो रही हैं। और इसका एक शिष्य बन के आया अरस्तु का एक शिष्य बन के आया जिसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर महान, ये देखिए सिकंदर महान। सिकंदर महान किसका शिष्य बना? अरस्तु का। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? राजा फिलिप। इसके जो पिता थे उनका क्या नाम था? राजा फिलिप। राजा फिलिप। सिकंदर किसका पुत्र था? राजा फिलिप का। देखिए, राजा फिलिप का पुत्र था ये, और इसने सबसे पहले ही अपने पिता का विरोध किया। इसने कहा कि जो वंशानुगत प्रथाएं चल रही हैं इसको अब आप जो है समाप्त कर दीजिए। ठीक। और सिकंदर किसका शिष्य बन गया? अरस्तु का। अरस्तु किस स्कूल में पढ़े थे? द एकेडमी। द एकेडमी किसके द्वारा खोली गई? प्लेटो के। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम था? द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो इस क्रमबद्ध तरीके से आपको पता चल गया। द एकेडमी स्कूल किसने खोला? एथेंस में, यूनान। किसने खोला? ये आपके प्लेटो साहब थे। अब क्या हुआ? ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाज में विकसित हुई और लोग इसका आचरण करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे राजाओं का विरोध और ये सारी विरोधारी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। दूसरी क्लास लेके हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।